जलालुद्दीन, मोहम्मद, अकबर। उदय सिंह का एक बेटा था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के वंशज क्या कहलाते हैं? सक्तावत। जैसे चूड़ा के वंशज क्या कहलाते हैं? चूड़ावत। शक्ति सिंह के वंशज सक्तावत। शक्ति सिंह किसी वजह से अपने पिता उदय सिंह से नाराज हो गया था, कोई बात हो गई होगी। नाराज होके ये यहां से गया किसके पास? अकबर उस समय मालवा अभियान पे जा रहा था और इनकी मुलाकात हुई धौलपुर में, दोनों की। तो अकबर ने ऐसे ही बातचीत में बोले, यार शक्ति सिंह, लगभग राजस्थान मेरे कब्जे में ही है, अब एक मेवाड़ ही बचा है, और मान लो कि मैं मेवाड़ पे अटैक करूं तेरे पिता के खिलाफ, तो ये बता कि तू मेरी क्या सहायता करेगा? अब शक्ति सिंह ने तो उस समय बात हाना में टाल दी होगी। रात को विचार किया कि यार ये तो करेगा, अकबर तो अटैक करेगा। अगर अकबर ने अटैक किया लोग क्या सोचेंगे? जैसे हमारे यहां से नाराज होकर कोई बंदा चला जाए चाइना, मान लो बड़ो ने, तो चाइना उसके बाद हमारे ऊपर अटैक करे तो गाड़ियां किसको निकालेंगे? पाकिस्तान कौन भेजू? सोच रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान ने थे कूट लियो जैसे मनवीर डंगी जगह भेजे तो बात है। तो हम क्या कहेंगे कि बड़ा गद्दार आदमी है यार, अपने देश के खिलाफ ले आया, शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत? मातृभूमि की तरफ भी नहीं देखा। क्या यार बड़ी बदनामी होगी मेरी तो। लोग क्या कहेंगे कि मैं अरे बाप के खिलाफ अकबर ने ले आया हूं, तो मेरी तो बदनामी होगी। तो इसने क्या किया, रातों रात ही छोड़ दिया और अपने पापा के पास आ गया उदय सिंह, और उदय सिंह को सूचना दी कि अकबर का आक्रमण होगा, अपनी व्यवस्थाएं बना के रखना। उधर अकबर को पता चला शक्ति सिंह यहां से चला गया, तो उसने मालवा अभियान तो कैंसिल किया, और कहां चलो? चित्तौड़ चलो। चित्तौड़ दुर्ग है मेसा पठार के ऊपर, बहुत ऊंचो है। कितना ऊंचो है? 600, 620 को मतलब आधो किलोमीटर ज्यादा हो गए। इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है मेसा पठार पे चित्तौड़ दुर्ग। किसके पास है? उदय सिंह के पास। दुर्ग तो महाराणा के पास ही है, और महाराणा है कहां? यही है राजधानी उस समय, क्या है? उदय सिंह। इधर जैसे ही शक्ति सिंह ने सूचना दी, सूचना देते ही तुरंत उदय सिंह ने सभी सरदारों की एक गुप्त मीटिंग बुलाई, तुरंत आदेश जारी किया, और सारे सरदार आए, जिसमें मैन मैन है एक तो है जयमल राठौड़। ये कौन है? ये मेड़ता का है, मीरा का भतीजा है ये जयमल राठौड़। और जयमल राठौड़ का एक भतीजा है कल्ला राठौड़। ये भी कहां से है? इधर ही से, नागौर से। मुख्य राजपूत सरदारों में है जयमल राठौड़। जयमल पर 1562 में अकबर ने अटैक किया था मेड़ता में, और मेड़ता पर कब्जा कर लिया किसने? अकबर ने। तो जयमल राठौड़ मेड़ता का राजा था, तो वो किसकी शरण में आ गया? उदय सिंह की। तो अकबर इस वजह से नाराज भी था उदय सिंह से कि जयमल राठौड़ को शरण दी थी उसने, ठीक है। कल्ला राठौड़, इसके बाद में फत्ता, हाँ सिसोदिया या चुंडावत एक ही बात है, ठीक है। फत्ता, चुंडावत, डोडिया, सांडा, रावत जी, ईसरदास, बल्लू सक्तावत, मुख्य मुख्य राजपूत सरदार है। गुप्त मीटिंग बुलाई कि यार अकबर तो अटैक करेगा, और उधर से अकबर रवाना भी हो चुका है। अकबर का जो रास्ता रहेगा ना, अकबर गागरोन को जीतेगा, गागरोन को जीतने के बाद में पहुंचेगा मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। क्योंकि मांडलगढ़ किसके अंडर आता है? उदय सिंह के अंडर आता है, मेवाड़ के अंडर आता है। मांडलगढ़ से होते हुए आगे की ओर रवाना हो चुका है अकबर, और वो यहां पहुंचेगा अक्टूबर में, अक्टूबर 1567, लगभग 20 अक्टूबर को सूचना मिल चुकी थी। 23 को यहां पहुंचेगा, 3 दिन बाद। 20 को इधर सूचना मिल चुकी थी उदय सिंह को कि चित्तौड़ पे अटैक करने के लिए अकबर रवाना हो चुका है। इधर सबकी मीटिंग बुलाई कि अब क्या करें, क्या फैसला लें, बताओ। तो सभी ने, सरदारों ने कहा कि देखो राणा जी, मेवाड़ तो बहुत कमजोर हो गयो, खानवा युद्ध लड़ियो आप, चित्तौड़ को तीसरो साको हुई,
तो मेवाड़ बहुत कमजोर है। आप ऐसा करिए, अपने परिवार सहित यहां से और पहाड़ियों की ओर चले जाओ, या उदयपुर साइड में उधर की साइड चले जाओ। और मैं ऐसे तो कैसे जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, भी मैं तो चित्तौड़ छोड़ के भाग गया, आने वाला समय तो इतिहास ये भी कह सकता है। बोले आप यहां से इसलिए जाओ कि ताकि सुरक्षित रह सको आप, क्योंकि राणा बचेगा तो ही मेवाड़ बचेगा। भी मेवाड़ कब बचेगा, राजा रहेगा तभी बचेगा। तो आप पहाड़ियों में जाओ, और दुर्ग जो है वो हम है ना संभालने वाले, आप हमारे भरोसे छोड़ के जाओ। तो यहां उदय सिंह ने क्या किया, 8,000 राजपूतों को छोड़ा, कुछ सैनिक अपने साथ ले गए, और दुर्ग जो कार्यभार सौंपा गया, अगर राणा नहीं है तो मुख्य कार्य कौन संभालेगा, चुंडावत। भी राणाओं के बाद महत्वपूर्ण स्थान किसका है, चुंडावत। लेकिन यहां चुंडावत भी संभालेंगे। जहमत राठौड़ एक तो अनुभवी आदमी है, क्योंकि राजा रह चुका है। एक अकबर के साथ इसकी टीस भी पुरानी है, क्योंकि इसके देश के ऊपर अकबर ने कब्जा किया था। तो ये दुर्ग उसने किसके, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में छोड़ा, और स्वयं अपने फैमिली सहित किधर निकल गए, उदयपुर साइड की ओर। अकबर पहुंचा। अकबर जब चित्तौड़ दुर्ग पहुंचेगा तो चित्तौड़ इस तरीके से मान लो, चित्तौड़ 4 साइड हो जाती है, प्रत्येक दुर्ग की 4 साइड होगी। अकबर इस साइड से आया है, ये कौन सी साइड है, उत्तरी साइड। चित्तौड़ के उत्तरी दरवाजे का नाम है लाखोटी। इधर वाली साइड से अकबर पहुंचेगा। 23 अक्टूबर को पहुंच चुका है अकबर, 23 अक्टूबर 1567 को। एक पूर्वी साइड है, पूर्वी साइड में सूरज उगता है, तो पूर्वी साइड के दरवाजे का नाम है सूरज पोल, ठीक है। दक्षिणी साइड वाले को बोलते हैं दक्षिणी बुर्ज। ये चित्तौड़ की है, और मेन गेट इधर वाली साइड में, वो जो 7 दरवाजे वगैरह वो सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे ही 23 अक्टूबर को अकबर यहां पहुंचा है, पहुंचते ही अबुल फजल लिखता है, अबुल फजल साथ में नहीं, बाद में आया, कि ऊंची पहाड़ी पे चित्तौड़ दुर्ग है। अकबर ने दुर्ग का निरीक्षण किया, और निरीक्षण करके अकबर ने घेराबंदी का आदेश दिया बख्शीश खां को। इतना बड़ा दुर्ग है, इसे घेरने में 1 महीना लग गया था। बहुत दूरी के अंदर चित्तौड़ दुर्ग, बता दिया महाराष्ट्र के सारे दुर्गों को इसमें सेट कर दो चाहे, चित्तौड़गढ़ के अंदर इतना बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़। जैसे ही 23 अक्टूबर पहुंचा, अकबर को पता चला कि उदय सिंह नहीं है दुर्ग में। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात यह कि अब दुर्ग कौन संभाल रहा है, बोल दुर्ग तो जयमल राठौड़ संभाल रहा है, जयमल और फत्ता। खुशी की है कि जैसे आप अपने दुर्ग की रक्षा, आप अपने घर की रक्षा करो, और एक पड़ोसी को सौंप के जाओ। पड़ोसी तो अपने हिसाब से करेगा भाई, इतना सीरियस क्यों रहेगा। बोले उदय सिंह नहीं है तो दुर्ग जीतने में तो बड़ी आसानी होगी हमें। बोले उदय सिंह कहां है, बोले उदय सिंह तो पहाड़ियों में है। तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा हुसैन कुल्ली खां को, कि तू जा उदय सिंह को पकड़ ले, उदय सिंह नहीं है तो उदय सिंह के परिवार को पकड़ दे, ताकि दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाए। हुसैन कुल्ली खां गया, उदय सिंह के नजदीक तो पहुंच गया था, और कहते हैं कि लड़ाई हुई, लड़ाई में हुसैन कुल्ली खां की एक अंगुली कट गई थी, और ये निराश होकर आ गया था वापस। इस बात से अकबर बड़ा नाराज था, क्योंकि हुसैन कुल्ली खां इसका मुख्य सिपह सलार था, मुख्य सेनापति था ये। अब अकबर ने आदेश दिया चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी का। जैसे चित्तौड़ अकबर पहुंचा 23 अक्टूबर 1500, उस समय की जनता, तात्कालिक जनता अकबर को क्या समझती है, एक लुटेरा। क्यों, बाबर आया तो बाबर ने तो कत्लेआम किया ही था, जिहाद घोषित किया ही था युद्ध को। तो बाबर को तो जनता वैसे ही नहीं समझ पाई, समझेगी क्या, उसने तो कत्लेआम किया ही था। हुमायूं है, हुमायूं को जनता इसलिए नहीं समझ पाई, 15 साल तो वो भटक तो रहे हो। तो सही तरीके से अकबर, अभी तक अकबर बना ही है, ज्यादा समय नहीं हुआ, तो जनता ये समझती है लुटेरा है, लूटपाट और मारने के लिए है। तो जैसे ये सूचना मिली, तो जो भी जनता आसपास के गांवों की ओर थी, सबको सूचना मिल गई, और सारे के सारे चल पड़े, किधर किधर जाएंगे, भाई राजा के पास जाएंगे। अरे भाई जब मुसीबत आएगी तो, कोरोना आए उगाड़ की निकाटा, किसको निकाल रहे थे, लाशें जल रही थी, लोग मर रहे थे, किसको निकाल रहे थे, प्रधानमंत्री को। किसको निकालोगे, पाकिस्तान बार बार हमारे ऊपर अटैक करेगा, जनता मरेगी, गाड़ियां किसको निकालोगे, क्योंकि आपके राजा का काम है ये, आपका राजा ही आपको सुरक्षा देगा। तो फिर सारी की सारी जनता चित्तौड़ की ओर रवाना हो गई।
जयमल राठौड़ ने दरवाजे खोल दिए, बोल सारी जनता को अंदर ले लो। बाहर से लगभग 30,000 लोग आ गए चित्तौड़ में शरण लेने के लिए, अकबर के डर से। अब दुर्ग की व्यवस्था बिगड़ गई। व्यवस्था ऐसे क्योंकि 8,000 तो पहले से है ही, इनकी पत्नियां भी है, ये तो लड़ने वाले हैं, पत्नियां हैं, बच्चे भी है। 30,000 ये जनता, यानी चित्तौड़ की जनसंख्या जा पहुंची 50,000 के पास। 50,000 बहुत बड़ी संख्या है। खाने पीने की व्यवस्था भी करनी इनकी, क्यों? क्योंकि अकबर ने धीरे धीरे दुर्ग को घेरना शुरू कर दिया। 1 महीना लगा लगभग घेरने में। इधर वाले दरवाजे पे तो खुद था, इधर वाले दरवाजे पे टोडरमल वगैरह थे, बख्शीश खां वगैरह थे, यानी लगभग 1 महीने में पूरे चित्तौड़ को घेर लिया। लॉकडाउन। अब ना तो कोई अंदर से बाहर आएगा, ना बाहर से कोई अंदर। अब 50,000 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। दुर्ग में राजा रखते थे, 6 महीने 12 महीने का जुगाड़ रखते थे ताकि कोई घेर लिया जाए। तो व्यवस्था बिगड़ गई। तो जयमल ने फैसला लिया कि खाना एक वक्त का ही बनाएंगे और एक जगह ही बनाएंगे, ताकि लकड़ियां जो है अलग अलग नहीं बनेगा। ये नहीं है कि छुआछूत आंगो अलग बनेगा, आंगो सबका एक जगह खाना बनाओ। लकड़ियां जो है, क्योंकि कल को अगर जोर की नौबत आ गई, लकड़ियां कहां से लाएंगे? खाना 2 वक्त का सिर्फ वही लोग खाएंगे, या तो बच्चे खाएंगे या फिर जो युद्ध कर रहे हैं वो। बाकी लोग सिर्फ एक वक्त का ही खाना खाएंगे। यानी ऐसे करके थोड़ा मैनेजमेंट संभाल रखा है किसने? जयमल ने। लगभग 1 महीना लगा घेराबंदी में। अक्टूबर से क्या आ गया? नवंबर। चित्तौड़ दुर्ग एक तो ऊंचाई पे बहुत है, दुर्ग के चारों ओर दीवारें है ही। अब क्या है, अकबर जैसे ही आदेश दे, क्योंकि दरवाजे हैं, दरवाजे तोड़ने हैं, अकबर जैसे इधर से आदेश दे सेना को अटैक करने के लिए, तो ऊपर सैनिक खड़े हैं, उनके पास धनुष है, और किसके नेतृत्व में है? ईसरदास के नेतृत्व। तो ईसरदास की धनु व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। ये नजदीक नहीं पहुंच, जहां तक इनके तीर की मारक क्षमता है उससे आगे सेना को नहीं बढ़ने दे रहे। अब अकबर जैसे ही आदेश दे, ऊपर से तीर चलाना शुरू। तीर है, पत्थर है, भाले। अब अकबर के तीर यहां तक पहुंच नहीं रहे ढंग से। तोप चलाए, तोप भी नहीं पहुंच रही, क्यों? ऊंचाई पर ज्यादा रह गया, तोप का गोला दीवार तक पहुंच नहीं रहा। तो अकबर ने सोचा, चित्तौड़ दुर्ग जितना ऊंचा है, उतना ऊंचा अगर मैं टीला बना लूं और टिब्बे पे तोप रखूं, एक तो ऐसे बहुत अंतर आ गया, बराबर हो गए। तो अकबर ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि यार क्यों ना चित्तौड़ दुर्ग के जितना का जितना ऊंचा एक टीला बनाया जाए। सैनिक बोले, बावड़ा हो गए बादशाह, यार बड़े करेगी तो भाई, 500-550 मीटर ऊंचा, इतना ऊंचा थोड़ी बनता है। बोले, उसकी तुम क्यों चिंता कर रहे हो, पैसे मैं दूंगा। बुलाओ मजदूरों को, मालवा से बुलाओ, गुजरात से बुलाओ, मजदूरों को बुलाओ। 1 महीना लगा था इसे बनने में। 1 महीना। उस टिब्बे का नाम है मोहर मगरी, मोर मगरी नाम। मोर मगरी इसने टिल्ला बनाया। अब चित्तौड़ दुर्ग के बराबर आ गया। यहां उसने अकबर ने रखवाए तोप। अब वो तोप की गोली चला रहा है, कुछ गोले दीवार से टकरा रहे हैं, दीवार को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार कमजोर करे, रातों रात वापस दीवार को बना दिया जाता था। कुछ गोले अंदर जाके गिर रहे थे। अकबर ने एक आदेश दे दिया, और सोने मत दो इनको, प्रत्येक 4 घंटे बाद एक गोलो फेंक दो भी नहीं, मतलब वही घोड़े की आवाज आई, डिस्टर्ब। ये एक तरीके की चुनौती है। जैसे मान लो कि कई बार नहीं होता कि अब सरपंचों के चुनाव आएंगे, दोनों पार्टियां लड़ेगी, एक हारेगा एक जीतेगा, जीतने वाला गांव में डीजे निकालेगा, सबसे ज्यादा डीजे किसके घर के आगे बजेगा। अब कई बार तो कई देर तो वो सहन करेगा, और फिर गुत्थम गुत्था लड़ाई शुरू। वो एक प्रकार की क्या है, अनडायरेक्टली उकसाना है, उसको चुनौती देना है। अब भाई नीचे से गाड़ियां तो सुनाई नहीं दे रही इतनी दूर, का और मां के बढ़ रहा हो, कायरो बाराओ अथ बोल कौन उसके, क्योंकि आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। तो गोला दागने का मतलब ही चुनौती देना है। अब क्या होगा, रात को कोई गोला फेंका, सोने तो दे नहीं रहे, हर 3-4 घंटा बाद एक फेंक दियो। तो कल्ला राठौड़ बाहर आ गया तलवार लेके गुस्से में। मुजम्मल वही था, बोला, काका यार परेशान कर रहा, क्या नींद ही कौन लेने दे, यार खोल खाल नहीं दरवाजा, यार सलटावा नहीं लड़ा। जयमल बड़ा समझदार था, बोले, अरे भतीजा अकबर आई तो चाहो,
कि आप उकसा और आप दुर्ग का दरवाजा खोला, क्योंकि अंदर सैनिक कितने हैं, 8,000। अकबर जब आया था तो सेना मुश्किल से 15-1 हजार लेके आया था, लेकिन बादशाह सलामत आ गए। बादशाह के चाटुकार भी तो आसपास, जैसे आमेर से भगवान दास 5-10 हजार की सेना लेके आ गया बादशाह की सहायता के लिए। उधर गुजरात का शासक भी 5-10 हजार की सेना भेज दी बादशाह की सहायता के लिए। इधर मालवा वाले ने भी 5-10 हजार की सेना भेज दी बादशाह की सहायता के लिए। बादशाह सलामत है भाई साहब। लगभग बादशाह की सेना 40 से 50 हजार पहुंच गई। परिणाम सामने दिख रहा है। दुर्ग के दरवाजे खुले तो 8,000 और 40,000 लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, रिजल्ट सामने पड़ा है। बोले यार आपने कोई बात को नहीं, अपना लड़नो है मरनो है, लेकिन यहां जो 30,000 निर्दोष लोग आए हुए हैं वो क्या सोच के आए, वो यही तो सोच के आए कि उनकी राजा उनकी रक्षा करेगा। ठीक है उनका राजा नहीं, लेकिन वो काम तो हमें सौंपा गया है। अब अगर हम मारे गए तो इनकी रक्षा कौन करेगा। इसीलिए इनके लिए हमें जितना लंबे समय हो सके युद्ध में डटे रहना पड़ेगा। अब बीच में क्योंकि लगभग आ चुका है दिसंबर, दुर्ग को जीता नहीं जा रहा है। बादशाह सलामत खुद दिसंबर 1567, जब लंबा समय हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में आया है और नवंबर दिसंबर लगभग 2.5 महीने हो गए, तो कई बार क्या कि सैनिकों के बीच में भी अंट संट की चर्चाएं शुरू हो जाती है। बोलना आ रहे किसी जीती से दुर्ग 2.5 महीना हो गया पड़िया नाटक, नेगेटिविटी आ जाती है सेना के अंदर भी, नेगेटिविटी आ जाती है जब लंबा समय हो जाएगी। समझ में अकबर के भी नहीं आ रहा है कि यार दुर्ग को जीते कैसे, क्योंकि सेना को नजदीक नहीं पहुंचने दे रहा है। टिल्ला भी बना लिया लेकिन उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं, बहुत पैसे लगाए अकबर ने इस टिल्ले को बनाने में, सोच सकते हो इतना बड़ा टिल्ला बने। बीच में उनके संधि वार्ताएं चली। संधि वार्ता में एक दल इधर से आएगा चर्चा संधि बात करने के लिए, एक अकबर की तरफ से, एक दूर एक जगह डिसाइड की जाती है। जो भी लोग आएंगे उनके पास कोई हथियार नहीं होगा। इधर से बादशाह सलामत खुद है अकबर, और इधर से संधि करने वालों में जैसे ईसरदास है, डोडिया सांडा है, ये लोग गए थे संधि की चर्चा करने के लिए। संधि लगभग तय हो गई। बोले कि भी आप यहां आए हो, आपकी सेना का जो भी खर्चा लगा वो हम दे देंगे, और आप वापस जो भी संधि के जो भी खर्चा पानी दौड़ देना वो तय होगा। संधि लगभग तय भी हो गई, लेकिन अकबर एक बात पे अड़ गया। बोला अगर संधि मैं मानने को तैयार हूं आपकी संधि, लेकिन अगर खुद राणा जी आए तो ही डील डन होगी। बोले राणा जी तो को नहीं आओ। बोल नहीं आओ तो डील कैंसिल, संधि कैंसिल। मरोगे तुम, बचोगे तो कोई नहीं, मरोगे तुम और बुरी मौत मरोगे। डोडिया सांडा ने कहा था कि बोले हाँ मरेंगे, हमें भी पता है, लेकिन एक बात तय है अकबर कि जब तक 8,000 में से एक भी जिंदा है तो चित्तौड़ पे अधिकार नहीं कर पाएगा। तेरे से एक रिक्वेस्ट है कि जब हम मर जाए ना तो हमारा दाग संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कर देना। कहते हैं कि चित्तौड़ जीतने के बाद जितनी भी लाशें थी उन सबको अकबर ने जलवाया था। ईसरदास को एक ऑफर दिया कि यार तेरो मैनेजमेंट खतरनाक है, क्योंकि धनुर्धर सेना का नेतृत्व कर रहा था, आजा मेरी तरफ स्वागत है तेरा। तभी ईसरदास ने कहा था कि स्वागत तो मैं करूंगा कभी तेरा, बाद में करेगा जब चित्तौड़ दुर्ग। अकबर, ये संधि डील कैंसिल हो गई, अकबर वापस आ गए। अकबर यहां टोडरमल भी है, हिंदू राजा है वैसे टोडरमल, भगवान दास भी है, ये तो आमेर से मानसिंह का पिता है। अकबर ने टोडरमल कहे कि टोडरमल जी कौन संभाल रही है दुर्ग। बोले यार जयमल राठौड़ है, कठू नागौर आरो। अच्छा बहुत पुरानी बढ़त है फिर तो। बोले राणा जी तो है कोई नहीं, थे जाओ नहीं। टोडरमल थोड़ा जयमल ने समझाओ, बातचीत करो, डील करो, डन किए बड़ा चपड़ाई करो। उस समय जयमल कोई चित्तौड़ के किसी मंदिर में था, पूजा पाठ के लिए आया हुआ था। वहीं पे टोडरमल पहुंचा। बोले हुक्म क्या मैं दूसरा खातर सिर फुड़ाने लग रहे हो, थारो की है भाई, थे मेड़ता का थाने के लेना देना। अरे अच्छा यार बात लेने देने की थोड़ी टोडरमल यार, राणा जी मन कितनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गए, बात भी जाई जाए कि यार चित्तौड़ दुर्ग राणा जी मन ने सौंपी गए, यूं बड़ो मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात होगी। बोले कोई बात को नहीं जयमल जी, थारे बा बड़त है मन बेरो है, वह मेड़ता रही है, थारो मेड़ता ले लियो, थे मेड़ता थारो ले लियो। अरे मेड़ता ही नहीं, नागौर और ले लियो गिफ्ट में। चित्तौड़ दुर्ग अकबर ने सौंप दियो।
तब जयमल ने कहा था कि भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, या रजवटरी भूख अनोखी मर्या मिटे चित्तौड़। ये लाइन जयमल की बड़ी फेमस हुई थी। भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, या रजवटरी भूख अनोखी मर्या मिटे चित्तौड़। अब तो चित्तौड़ पर मरांगा नहीं, जल्दी भूख मिटेगी, अब नागौर मिटता हूं, भूख को मिटनी। आ डील भी होगी कैंसिल। टोडरमल आ गए वापस। दिसंबर आ चुका है, दिसंबर के बाद जनवरी आ गया। समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि करे क्या। अकबर भी टेंशन में है। बीच में कहते हैं कि अकबर ने सोच लिया कि वापस चलते हैं, नहीं जीता जाएगा। लेकिन इससे बड़ी हार क्या हो कि आदमी वापस जाए। चित्तौड़ जीतना अकबर के लिए बहुत जरूरी है। बहुत क्यों जरूरी है? अकबर ने चित्तौड़ जीता 1568 में, ठीक है। 1569 में रणथंबोर जीत लिया। क्यों? उदय सिंह के पास ही था, सांगा के पास था। और जैसे ही चित्तौड़ जीता 1570 नागौर दरबार, राजस्थान के सारे राजाओं ने हथियार डाल दिए। क्यों? बोले यार जब मेवाड़ी को नहीं लड़ पाए अकबर, आपने की औकात है। पूरा राजस्थान अधीन हो गया था 1570 में। 1572 गुजरात जीत लिया था, 73 मालवा, 74 में बंगाल, पूरे भारत पे कब्जा हो गया था। अकबर की इतनी प्रसिद्धि, बोल मेवाड़ को हरा दिया। इसलिए इसको जीतना बड़ा जरूरी है अकबर के लिए। बीच में प्लान बनाया था कि वापस चलते हैं यार का, 4-4 3-3 महीने हो गए। एक दिन अकबर ऐसे ही बैठा था और अकबर के पास कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति आया मिलने के लिए। बोले भी मैं जानता हूं चित्तौड़ को कैसे जीता जाएगा। बोले यार बता यार, माने महीना हो गया, 3 खराब होता। बोल मैं बहादुर शाह की सेना में एक सैनिक था। बहादुर शाह कौन? जो कर्मावती के समय चित्तौड़ को जीता था। कि मैं बहादुर शाह की सेना में एक सैनिक था। जिस प्रकार बहादुर शाह ने जीता था ना चित्तौड़ को, वही तरीका अपनाना पड़ेगा तेरे को। बोल जल्दी बता क्या तरीका है? वो तरीका है साबात। साबात होता है एक बंद कमरा। जैसे अकबर चित्तौड़ दुर्ग के नजदीक ही तो पहुंचना है सेना को। नजदीक पहुंचेंगे तो दरवाजे तोड़ देंगे और सेना अंदर घुस जाएगी। अंदर सैनिक इतने है ही नहीं, 8 ही तो है अंदर। नजदीक पहुंचने के लिए एक बंद कमरा बनाया जाता है। कमरा ऊपर उसके खाल वगैरह लगाई जाती है। कमरा चौड़ाई इतनी होगी कि ये मान लो 4 हाथी बराबर चल सके। ऊंचाई उतनी होगी कि हाथी के ऊपर बाला लेके खड़े तो भी ऊपर टच ना हो। ऊपर खाल वगैरह लगाई जाती ताकि ऊपर से कुछ भी फेंके तो नुकसान न हो। जैसे एक कमरा बनकर यहां तक तैयार हो गया तो सेना कहां पहुंच जाएगी? यहां तक पहुंच जाएगी। हाँ ये तरीका है। तुरंत अकबर ने आदेश दिया कि साबात बनाओ, एक नहीं 2 बनाओ। एक पूर्वी साइड की ओर बनाओ जहां पे मैं सीधा मुकाबला करूंगा जयमल से, और एक बनाओ इस साइड में, उत्तरी साइड एक साबात बनेगा, एक इधर। 2 साबात बनने शुरू हुए। अबुल फजल लिखता है कि साबात, क्योंकि साबात बनते बनते नजदीक पहुंच रहा है, अंदर भी डिसाइड हो चुका है कि साबात बनने का मतलब अब दुर्ग तक पहुंच जाएगी सेना। तो अंदर कहते हैं कि ऊपर से साबात जब बन रहा है तो वो कभी पत्थर फेंक रहे हैं, कभी धनुष मार। साबात में भी रोज 150 से 200 लोग मरते थे। लेकिन 1 महीना लगा और साबात बन के चित्तौड़ दुर्ग के नजदीक तक पहुंच गया। दोनों साइड आ गया है फरवरी 1568। 67 तो गया। दोनों साइड से चित्तौड़ दुर्ग के नजदीक पहुंच चुका है साबात। दोनों साइड में 2 बारूद लगाई गई। एक साइड में 120 मण और एक साइड में 80 मण। कितना वजन हो गया? 180 मण कितना किलो है? हैं? 1 मण में कितना किलो है? 40। तो कितना किलो होगा? इसको गुणा करो 40 से। 12 चौके 48 गए। 4800 केजी। आओ कितनी होगी? 4000 केजी। जो भी, हाँ 8 चौक 3200। जो भी पुलवामा जो हमला हुआ था ना, उसमें शायद 40 या 50 किलो आरडीएक्स थी, अगर आपको पता हो तो। 80 किलो इतनी सी थी केजी में। आरडीएक्स जो थी बारूदी थी, आरडीएक्स बारूदी। कितने किलो? मात्र 50-80 किलो थी। कितनी सी आरडीएक्स बताते। और जब वो एक्सीडेंट हुआ ना, सामने वाली गाड़ी कौन सी थी ये तो पता ही नहीं चला। वो तो पहले से कोई सीसीटीवी देखे गई थी, ये गाड़ी थी। और जो फौजियों की गाड़ी थी, गाड़ी का सबसे मजबूत पार्ट क्या होता है? चेसिस, जो आजकल लग्जरी गाड़ियों में नहीं दिया जाता। पुरानी गाड़ियों में नीचे जो 2 गाटरी वैन
चेसिस बोला है, वही मेन पार्ट होता है, रीढ़ की हड्डी वही होती है गाड़ी की। फौजियों की गाड़ी में चेसिस होता है। वो चेसिस भी बारूद फटने से मुड़ गया था। किसी व्यक्ति की लाश नहीं बची थी, सिर्फ चीथड़े थे, क्योंकि नाम का पता था कि इस गाड़ी में ये बैठा था। जब गाड़ी चलती है तो पहले से नाम होते कि इस गाड़ी में ये बैठा है। और सिर्फ ऐसे मांस का जो भी लोथरा मिला उसको डाला, डाल के ऊपर नाम लिखा, घर भेज दिया। कुछ नहीं बचा था, किसी के कोई अंग नहीं थे। मात्र 50 से 60 किलो में। यहां लगाई गई है आरडीएक्स 120 मण। पहली छोड़ी गई दीवार के जस्ट नजदीक। पहली जब छोड़ी गई तो ऐसा कहते हैं कि उसकी आवाज उस समय 50 कोस तक सुनाई दी थी, उस समय। अब क्या हुआ, पहली से दीवार को उड़ाया गया, दीवार कमजोर हो गई। दूसरी क्या हुआ कि फटी नहीं, क्योंकि वो पुरानी फिल्मों में नहीं देखा कि आरडीएक्स उड़ाने के लिए बहुत दूर है, बहुत दूर यहां से तिल्लो लगाई जाए, वो जगतो 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 पहुंचा गोट तक। थोड़ी यहाँ तिल्लो फेंक के बाजे हो गई, दूर से लगे। पुरानी फिल्मों में नहीं देखा कि वो। अब वो दूसरी कोई किसी वजह से फटी नहीं। थोड़े से ऐसे लोग निष्क्रिय हो गए कि यार रात कौन फटी अभी तक, और अचानक से फटी। कहते हैं कि इसमें 200 व्यक्ति मारे गए थे अकबर के। 200 में 100 बड़े महत्वपूर्ण थे। अबुल फजल लिखता है कि उन 100 में 20 लोग ऐसे थे जिन्हें अकबर पर्सनली जानता था। अगर देश का प्रधानमंत्री तारानगर के किसी आदमी का नाम जानता है तो वो छोटा आदमी नहीं हो सकता। लगे छोटो, मन लगे राजस्थान का जगह 25 एमपी है, बांगा भी वो 5-7 नाम जानते होगे। बादशाह खुद 20 लोगों को पर्सनली जानता था, तो बहुत बड़े व्यक्ति। यानी इस युद्ध में अकबर के बड़े महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लोग मारे गए थे। अब दीवार हो गई कमजोर। जैसे ही दीवार कमजोर हुई, तुरंत अंदर जयमल ने आदेश दे दिया कि साके की तैयारियां की जाए। साके की तैयारियां जो है, साके से पहले सभी रानियां 16 श्रृंगार करेगी। रात्रि भोजन का एक आयोजन रखा जाता है। सारे बैठ के सैनिक जितने भी हैं वो सब एक जगह बैठ के खाना खाएंगे। जोहर कुंड अलग से बना होता था चित्तौड़ में। उस जोहर कुंड की जो चाबी है वो मेन जो महारानी है उसके पास। यहां तो महारानी है नहीं क्योंकि राणा जी तो है ही नहीं। तो अब कौन है? अब फत्ता मैन है, क्योंकि चुड़ावत मैन होंगे। फत्ता की पत्नी फूल कंवर, फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर कुंड को खुलवाया गया। अंदर लकड़ियां रखी जाती है, चंदन की, घी वगैरह। और वो एक रास्ता होता है जोर कुंड का। जोर कुंड की रानियां 16 श्रृंगार कर रखी, मेहंदी से ऐसे हाथ लगाती है और फिर जय भवानी बोल के कुंड के अंदर कूद जाती है। तो जोहर कुंड खुलवाया गया। पहले रात्रि भोजन हुआ, सबने खाना वाना खाया, रात को रुकी। सुबह जोहर कुंड खुलवा दिया गया। सारी सेना ने अपने अपने स्थान पे व्यवस्थित हो गई, जहां जहां जिस चीज की ड्यूटी है। डोडिया सांडा है, फत्ता है, जयमल है, सारे अपने अपने ड्यूटी पे। सुबह वो वेट कर रहे हैं किसका? जोहर का। क्योंकि जैसे ही जोर प्रारंभ हो जाए उसके बाद में हम चित्तौड़ के दरवाजे खोल दे और युद्ध शुरू कर दे। तो वो सारे इंतजार कर रहे हैं कि कब जोहर कुंड, जोहर प्रारंभ हो जाए। जैसे ही जोहर शुरू हुआ, 1600 रानियों ने लगभग जोहर किया, फूल का उनके नेतृत्व में। जैसे ही जोहर प्रारंभ हुआ तो आग की लपटें उठेगी, धुआं उठेगा। तो धुएं से पूरा चित्तौड़ गिर गया। अब अकबर को पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अकबर को इतना राजपूती कल्चर का भी नॉलेज नहीं था। तो अकबर के साथ एक राजपूत भी है, कौन? भगवंत दास। अकबर बोले, भगवंत दास जी वो किस सीता है, चित्तौड़ में आग लग गई। भगवंत दास को पता था, बोले नहीं आग कौन लगी, दुर्ग के अंदर क्या हो रहा है? जोहर। और अब जोहर हो रहा है और थोड़ी देर बाद में होगा केसरिया। यानी अब तुरंत चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे खुलेंगे और युद्ध होगा। आप भी अपनी तैयारियां शुरू कर दो। जैसे ही जोर कुंड प्रारंभ हुआ, चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे, दरवाजे ऐसे 7 दरवाजे चित्तौड़ दुर्ग के मेन जो है ऐसे बने होते हैं। हम जब चित्तौड़ दुर्ग को देखने जाओगे ना, तो कभी देखना जो दरवाजा बना होता है वो मुड़ाई पे बना होता है। तुरंत अचानक से ऐसे मुड़ाई आएगी और उस मुड़ाई के ऊपर ही बना होता है हमेशा दरवाजा। क्यों? क्योंकि दरवाजे किससे तोड़े जाएंगे? हाथियों से। आदमी से तो टूटने से रहे वो दरवाजे। अब हाथी को स्पीड बनाने के लिए नहीं मिलती, तुरंत मुड़ाई आ गई, तो इसलिए मुड़ाइयों पे बने होते हैं और हाथियों से ये तोड़े जाते। प्रत्येक दरवाजे के ऊपर व्यक्ति नियुक्त होता है सेना सहित। तो अकबर जो है हाथियों के दल सहित दरवाजों को तोड़ रहा है। एक दरवाजे के जस्ट पीछे खड़ा है कौन? ईसरदास। एक हाथी था जंगिया, मधुकर,
इस मधुकर हाथी पे ईसरदास ने अटैक किया, गुणग्राही बोल के। गुणग्राही का मतलब स्वागत है अकबर तुम्हारा, जो कभी मैं कहा था ना मैं तेरा स्वागत हो, अकबर बच गया था इसमें जब अटैक किया। अकबर के हाथी का एक दांत तोड़ दिया था ईसरदास ने। जैसे ही आगे बढ़े, लड़ते लड़ते, यहां पर जयमल राठौड़ लड़ रहा है। कहां पर? हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में। अलग अलग दरवाजों के नाम है। भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में युद्ध कर रहा है जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ के कोई पैर की लगी गोली, संग्राम बंदूक थी अकबर की उससे, तो जयमल कोई साइड में बैठ गया युद्ध करते। तो भतीजो उठी है कल्लो, बोले काको जी क्या बात हुई? बोले बात क्यों हुई यार, घोड़े पर बैठे हो कौन जा, पैर का लागी, मेरी लड़ने की इच्छा खत्म नहीं हुई अभी। तो कहते हैं कि जय कल्लो बोले काका मेरे बैठ तू कंधे पर। तो दो हाथ, दो तलवारें, जयमल की दो तलवारें, कल्ला की, तो इन्हें बोला जाता है चार हाथों वाले देवता। ये युद्ध जो है भयंकर युद्ध हुआ, 2 रात और 1 दिन तक चला था लगातार। कहते हैं कि दोनों सेनाएं अपना खाना पीना तक भूल गई थी। और ऐसे लड़ते लड़ते यहां गोविंद जी कोई मंदिर है, मंदिर के सामने अकबर खड़ा था। उस समय कोई हाथी में ऐसे बेहोश, सूंड में बांध की कोई बहुत बेहोश लास्ट स्थिति में व्यक्ति था, कोई मरने वाला, उसको पकड़ के लाई हाथी में। तो अकबर ने कहा कि ये कौन है, किसको लाए हो? बोले सब पता नहीं ये बादशाह जी है तो कौन हमें, लेकिन ये कोई मुख्य राजपूत सरदार है, इसके चारों राजपूत इसकी सुरक्षा में खड़े थे, वो भी मारे गए, और ये कोई मुख्य है। तो अकबर ने उसे हाथी के सूंड से दूर फेंकवाया, वो मृत्यु हो गई। वो था कौन है? फत्ता सिसोदिया, फत्ता चुड्डावत। 3 दिन बाद जब अकबर ने चित्तौड़ जीता, 23 फरवरी को, 21 फरवरी को युद्ध प्रारंभ हुआ, 23 फरवरी को चित्तौड़ जीता 1568। और इसमें अकबर के बहुत लोग मारे गए, क्योंकि ये युद्ध बड़े मुश्किल से जीता था। तभी तो कहते हैं कि हो सकता है अगर उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़ के नहीं जाता तो यहां जीत के चांसेज हो सकते थे महाराणा के, क्योंकि यहां थोड़े सैनिक बचे, 8000 ही सैनिक थे जिन्होंने 4 महीने तक मुकाबला किया अकबर का। अकबर ने जैसे युद्ध जीता, अकबर के बहुत सैनिक मारे गए, इसको भयंकर गुस्सा आया। वो जो 30,000 लोग यहां थे चित्तौड़ दुर्ग में शरण ले, उनका एक दल अकबर के पास आया, आके बोले बादशाह जी आप चित्तौड़ तो जीत गई, हमारा इस युद्ध में कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं था, हम तो सिर्फ शरण लेने के लिए आए गए थे, तो हम पर रहम की जाए। लेकिन कहते हैं कि अकबर को इतना गुस्सा आया कि अकबर ने सीधा कत्लेआम का आदेश दे दिया था। यह कत्लेआम का सिलसिला सुबह चला था और मध्य रात्रि तक चलता रहा। अबुल फजल लिखता है कि चित्तौड़ का ऐसा कोई घर, ऐसी कोई गली नहीं बची थी जहां लाशें नहीं थी। हमारे लोगों को घर के अंदर से पकड़ पकड़ के बाहर ला रहे थे, मार रहे थे। कुछ लोग डर से मंदिरों में घुस गए, उन्हें लगा कि उनके भगवान उन्हें बचाएंगे, लेकिन हमारे गाजियों ने उन्हें पकड़ पकड़ के मारा। ये अकबर के जीवन का काला दाग बताया जाता है, जिसने एक दिन अकबर ने लगभग 30,000 से ऊपर संख्या है, 30,000 लोगों का कत्लेआम किया था। इस दुर्ग को जीतने से पहले अकबर ने दुआ की थी ख्वाजा साहब की कि दुर्ग जीतते ही मैं कहां जाऊंगा? ख्वाजा साहब की जियारत करने के लिए। 25 फरवरी ऊपर से भगवा झंडा हट के मुगलिया सल्तनत का झंडा लहराने लगा चित्तौड़ पे। उसके बाद में अकबर रवाना हुआ है किधर? ये दुर्ग सौंप दिया आसफ खां को, और किधर रवाना हुआ है? ख्वाजा साहब की जियारत के लिए। कहते हैं कि कुछ दूरी हाथी पर बैठ के चला और कुछ दूरी पैदल उसने तय की थी। अब उदय सिंह कहां है? चित्तौड़ दुर्ग का साका हो गया। उदय सिंह कहां है? पहाड़ियों में। उदय सिंह को सूचना मिली कि चित्तौड़ में तो साका हो गया, जयमल राठौर, फत्ता, सारे के सारे वीरगति को प्राप्त हुए, साका हो गया है, जौहर हो गया है, कुछ नहीं बचा चित्तौड़ में। बड़ा सदमा लगा क्योंकि राणा थे। उसी समय उनकी तबीयत डाउन होनी शुरू हो गई थी उदय सिंह को। यह घटना है 1568 की। इसके ज्यादा लंबे समय तक उदय सिंह नहीं रह पाया था। 1568, 69, 70, 71, 72, 28 फरवरी 1572 होली के दिन उदय सिंह की हो गई मृत्यु। उस समय उदय सिंह कहां है? कुंभलगढ़ में। चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो चुका है, अब कोई लेना देना नहीं, इस साइड वाली अकबर के अधीन आ चुका है चित्तौड़। होली के दिन मृत्यु हुई। कुंभलगढ़ से जस्ट नजदीक ही जगह है गोगुंदा। गोगुंदा में उदय सिंह का क्या चल रहा था? दाह संस्कार। मेवाड़ में एक रूल है कि जो राणा बनेगा
वो दाग संस्कार में नहीं जाएगा। तो वहां दाग संस्कार चल रहा था, दाग संस्कार में कुंवर प्रताप भी यही है। तो दाग संस्कार में किसी ने पूछ लिया कि रे जगमाल कौन दिखियो, जगमाल किने? जगमाल छोटा बेटा है, महाराणा प्रताप से, कुंवर प्रताप से छोटा है। बोल जगमाल थानवीरों को नहीं, स्वर्गीय महाराणा जगमाल ने तो राणा बना गया। जगमाल ने राणा बना गया? वो कौन से रूल बना गया? भी राणा कौन होना चाहिए? रिवाज तो ये चलती है कि राणा कौन होगा? बड़ा बेटा राणा बनेगा। बड़ा बेटा अगर राणा नहीं बनता है तो उसका कोई कारण होता होगा भाई, कारण होना चाहिए। मान लो कि बड़ा बेटा पागल है या कोई और बात है या कमजोर है, ऐसी कोई चीज भी नहीं दिख रही, तो भी जगमाल को कैसे राणा बना दिया? सारे के सारे जितने भी सरदार थे सारे आए कृष्णदास के पास। कृष्णदास कौन है? चुंडावत, चूड़ा की 5वीं पीढ़ी से। मेवाड़ में कौन है इनके बाद में? चुंडावत है। बोल चुंडावत जी केराड़ चालू करिए थे। अकबर जी से दुश्मन तो अपने सिर पर बैठे, कद्दी भी हटे को उसके, चित्तौड़ा अपने कन है को नहीं, और ऊपर हाथे गर्गी केराड़ चालू करिए। राणा जगमाल क्या बने थे, करो फैसलो। वहीं पर कृष्णदास चुंडावत ने बांधी तलवार और कुंवर प्रताप को क्या बना दिया? राणा प्रताप। पूरा का पूरा दल यहीं से गोगुंदा से सारे राजपूत सरदार पहुंचे कुंभलगढ़। उसी दिन की घटना है, नजदीकी दाग संस्कार। और राजगद्दी पे कौन बैठा हुआ है? जगमाल। कहते हैं कि राणा प्रताप तो बाहर ही रुक गए थे, कृष्णदास चुंडावती अंदर गए, जगमाल राजगद्दी पे बैठा था, उसका हाथ पकड़ा, बोल यहां राणा बैठते, राणा के परिवार वाले सामने बैठते हैं, सामने बैठ। जगमाल विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि जितने भी राजपूत सरदार थे वो सब किसके पक्ष में थे? महाराणा प्रताप या राणा प्रताप के पक्ष में थे। जगमाल नाराज होकर चला गया किसके पास? अकबर के पास। अकबर ने उसे जागीर दी थी जहाजपुर की। जहाजपुर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। बाद में 1583 दत्तानी के युद्ध में मारा गया था। ये जीवन पर्यंत ये विरोधी ही रहा था जगमाल। अब नए राणा कौन आ गए? महाराणा प्रताप। ठीक है, चित्तौड़ पे अधिकार हो गया अकबर का। महाराणा प्रताप कहां है अब? क्योंकि अपने पास अब एक ही दुर्ग है, कौन सा? कुंभलगढ़। ठीक है, यह घटना कब की है? 1568 की। ठीक है, और महाराणा प्रताप का जन्म कब है? 1540। ठीक है, इस समय उनकी उम्र क्या है जब चित्तौड़ का साका हुआ? 28 वर्ष। ठीक है, 28 वर्ष का जो व्यक्ति है वो पूर्णतः सशक्त योद्धा होता है, पूर्णतः युवा हो चुका होता है। तो कई बार इतिहास पढ़ने वाले के दिमाग में एक चीज आ जाती है कि जब ये युद्ध हो रहा था तो फिर वो कहां थे? वो युद्ध लड़े नहीं या क्या वजह रही होगी? वो थे कहां जो चित्तौड़ का साका हुआ? तो इसमें दो कहानियां आती हैं अलग अलग। एक कहानी तो ये आती है कि उस समय वो महाराणा नहीं है। क्या है वो? कुंवर है। महाराणा कौन है? उदेसी। तो मेवाड़ में जो भी डिसीजन होगा वो राणा का होगा, जाहिर सी बात है राजा का ही डिसीजन होगा। तो कुछ तो इतिहासकार ये कहते हैं कि जब उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़ा था, कब? अकबर के आक्रमण से पहले, तो उस समय डिसीजन किसका माना जाएगा? उदय सिंह का माना जाएगा। तो उस समय जब वो परिवार सहित बाहर निकले थे तो कुंवर प्रताप भी उनके साथ निकल गए थे। क्यों? क्योंकि कुंवर प्रताप डिसीजन नहीं ले सकते, वो उनकी नहीं चलेगी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि कुंवर प्रताप उस समय नहीं गए थे, वो वहीं रहे थे, लास्ट समय तक यहीं थे। और लास्ट समय में जब डिसीजन लिया गया किस चीज का? साके का। तो साके के डिसीजन से पहले सारे जो जैमल है और जो मुख्य मुख्य सरदार वो सारे इकट्ठा हुए, बोले यार अब तो लड़ाई होगी, युद्ध में हमारी हार भी निश्चित है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति, हमें तो मरना ही है, चलो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो अपनी मौत का बदला ले सके, या उसके बाद में जिसके भरोसे हम मर सके कि यार चलो हम नहीं रहे तो कोई तो बचा होगा जो हमारा बदला लेगा। बोले यार इससे तो एक ही जनो है, कुंवर प्रताप। बोल कुंवर प्रताप तो खुद अपने साथ साका कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जोर की तैयारियां कर ली थी सारी। बोल मैं भी आपके साथ में केसरिया करूंगा। बोले यार कुंवर प्रताप तो साथ में कर रहे हैं। बोल तो क्या करें? वो तो क्या करते हैं, कुंवर प्रताप को यहां से बाहर निकालो। कहने पे तो वो जाएंगे नहीं, तैयारियां पूरी कर रखी है केसरिया। तो उन्होंने क्या किया, जो रात्रि भोजन हुआ ना, कुंवर प्रताप भी यही है और उनकी पत्नी अजब पवार वो भी यही है। रात्रि भोजन से पहले कुंवर प्रताप के खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी उन्होंने, और जस्ट साके से पहले दोनों पति पत्नियों को चित्तौड़ दुर्ग सुरक्षित बाहर निकाल दिया था। ये दो कहानियां आती हैं इन दोनों के बारे में।
ठीक है, हेलो जी पूरो। कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद कितने दिनों बाद छोड़ सकते हैं? तेरे जच्चा जद जच्चा छोड़ सको। कुछ जो ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, उनमें पैसे देने पड़ते हैं आपको, क्योंकि एक ट्रेनर के ऊपर सरकार का बहुत बड़ा खर्चा आता है। इसलिए अगर पुलिस वगैरह की हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं कि भाई जी मैं बीच में जा रही हूँ, ट्रेनिंग छोड़ के। फौज में भी होता है शायद ऐसा, फौज में पुलिस में, बाकी में तो शायद नहीं है ऐसा है।